नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतामऊ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर आरोपी अमजद लाला को पनाह देने वाले रिश्तेदार, उनके साले और जीजा यूसुफ गुलशेर गुलनवाज को गिरफ्तार कर पुलिस ने रात को लदुना चौराहे से बस स्टैंड तक जमकर पिटाई करते हुए बदमाशों का बाजार में जुलूस निकाला। वहीं इनकी अवैध संपत्ति का राजस्व में रिकॉर्ड देखकर गांव बेलारी और सुरजनी में कार्रवाई की जाएगी। लाला पठानों का आतंक खत्म करने और अमजद लाला को पकड़ने के लिए डीआईजी ने 3 पुलिस टीमें लगाई हैं। वहीं हिस्ट्री शीटर अपराधी अमजद लाला पर 50,000 रुपए का नगद इनाम भी रखा गया है। इसके साथ फायरिंग करने के मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई और क्या संबंध इनके उन आरोपियों से थे? अभी हमने 3 आरोपी की गिरफ्तारी की है। एक गुलशेर मैन जो था, उसका रोल मैन था, वो पकड़ाया है अभी, और गुलशेर के अलावा यूसुफ और गुलबाग पकड़ा है। ऐसे हमने गुलनवाज, ऐसे हमने 3 आरोपी को पकड़ा है। एटलेन के पास में इनका कोई कुआं है, उस पर से हमको कोई खबर मिली थी, तो उस पर से हमने सभी अपनी टीम को भेजकर इनके आरोपी की अरेस्ट करने की है। मुख्य आरोपी से सर इनके क्या संबंध थे? अभी मुख्य आरोपी इनके रिश्तेदार हैं। एक गुलनवाज का तो जीजा है और गुलशेर का साला है, ऐसे वो आपस में रिश्तेदार हैं। एनसीसी 10 एमपी बटालियन द्वारा ब्लड डोनेट कर 72वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया गया। दिनांक 24 नवंबर सुबह 11 बजे जिला चिकित्सालय में कैंडिडेट्स ने ब्लड डोनेट किया। हर वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर एनसीसी 10 एमपी बटालियन द्वारा शांतिपूर्ण ब्लड डोनेट कर एनसीसी दिवस मनाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट डॉक्टर कन्या मेडा, लेफ्टिनेंट चंद्रशेखर शर्मा, सूबेदार गुरुदर्शन, हवलदार रणजीत सिंह, कैंडिडेट दीपक सोनी, कैंडिडेट सुशील पंड्या, कैंडिडेट कार्तिक गाड़ी, कैंडिडेट सचिन गुर्जर, कैंडिडेट नेहा राठौर, राहुल सिसोदिया, अंकित मेघवाल और सभी कैंडिडेट मौजूद रहे। उज्जैन के बेगमबाग कॉलोनी में पुलिस ने कुख्यात बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया है। सीएसपी रविंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार शहर में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बेगमबाग निवासी कुख्यात आरोपी बबला उर्फ शहाबुद्दीन के 2 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई की है। बबला पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज है। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन ने जेसीबी की मदद से बबला के 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया है। महाकाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है शहाबुद्दीन उर्फ बबला। इस पर 15 केस दर्ज है। बेगमबाग कॉलोनी में इसने अवैध मकान का निर्माण किया था। उसी को आज नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस पर 15 केस दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयास, बलात्कार एवं 353 जैसे संगीन अपराध इसमें शामिल है। सुनने में आया कि काफ़ी समय से उसने अपराध बंद कर दिए, तो और अपराध नहीं कर रहा था। नहीं, इस पर महाकाल थाने में 15 अपराध दर्ज है और ये काफ़ी सक्रिय है इस समय, तो इसी संदर्भ में कार्रवाई। कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में उत्तर प्रदेश से कटनी लाई जा रही 5400 कुंटल धान कटनी पुलिस समेत तहसीलदार ने जब्त की है। बताया जा रहा है कि धान उत्तर प्रदेश के नैनी और प्रयागराज से लाई जा रही थी, जिसमें नई और पुरानी धान लोड थी। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने पर शक हुआ और दोनों गाड़ियों को कुटला थाने पर खड़ा कराया गया। वहीं तहसीलदार मुनव्वर खान ने बताया कि खरीदी केंद्र में यूपी की धान बेचे जाने की आशंका से जाँच की जा रही है, जिसमें आज इंदिरा नगर में 2 ट्रक मिले हैं, जिसकी जाँच के लिए खाद्य विभाग, नान कृषि अधिकारी समेत कुटला पुलिस मिलकर कर रही है। वहीं अधिकारियों की माने तो यूपी से 1300 रुपए कुंटल पर कटनी धान बजरंग मिल लाई गई है। आपको बता दें कि हाल ही में स्लीमानाबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के गोदाम से सैकड़ों कुंटल धान मिली थी, जो कि यूपी से लाना पाया गया। फिलहाल संयुक्त टीम जांच करने में जुटी है, जिसके निष्कर्ष के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। कटनी जिला ब्यूरो से शकील खान की। 2 ट्रक धान उत्तर प्रदेश से चलकर और 1 ट्रक माधवनगर जाने वाली थी और 1 रायपुरा, जिसे हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये अपना बाईपास में पुरैनी में उनको छापा मारकर पकड़े हैं। और वो दोनों ट्रकों को यहाँ कुठला थाना में, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाया गया है। उनके धान की सैंपलिंग की जा रही है। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी, मंडी के अधिकारी, फूड के अधिकारी
और सारे हम तहसीलदार टीआई साहब सारे लोग मिलजुल के अपने अपने जो क्षेत्राधिकार हैं उसके तहत कार्यवाही कर रहे हैं। इनके जांच परीक्षण किया जा रहा है। जहां पे धान जाने वाली थी जिस ट्रेडर्स के यहाँ, वो ट्रेडर्स को भी बुला लिया गया है। उनके कथन वगैरह चल रहे हैं और जो भी निष्कर्ष निकलेंगे आपको अगले अपडेट किया जाएगा। किस क्षेत्र से आई रही और यहाँ पास कहाँ का माल है? इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से आई है, करछना से और शंकरपुर से एक गाड़ी आई है। एक गाड़ी करछना से आई है। ये एक गाड़ी जा रही थी वहाँ गुप्ता वेयर हाउस से आई है। एक जा रही थी रायपुरा पन्ना जिला और एक दूसरी जा रही थी माधवनगर कटनी। किसके यहाँ सर? माधवनगर कटनी में बजरंग ट्रेडिंग बता रहे हैं। वो धान नई है कि पुरानी धान है? पिछली धान का परीक्षण किया जा रहा है। जैसे हमारे फूड के ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षण में बता रहे हैं कि ये मिक्स है, पुरानी और नई दोनों है। लेकिन इसमें इसका परीक्षण किया जा रहा है। सर जैसे अभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी भी हो रही है, तो क्या उसमें बेचने की आशंका है क्या? ये संभावना हो सकती है, इसी की जांच चल रही है। आप भी मौके पर मौजूद थे, खाद्य अधिकारी और सब बहुत सारे। कहाँ की धानें हैं और कहाँ जा रही थी? आज दिनांक 24/11/20 को प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा साहब द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ ट्रक यूपी से धान लौट कर आए हैं और मंडी गेट के सामने खड़े हुए हैं। तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जाए। सूचना पर मैं स्वयं अपने बल के साथ तथा एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब मौके पर पहुंचे, जहां 2 ट्रक धान लोडेड मिले, जिसमें एक सीजी पासिंग गाड़ी है जिसमें 700 बोरी एवं एक यूपी पासिंग गाड़ी उसमें 605 बोरी धान मिले। धान के संबंध में दस्तावेज चेक किए गए तो धान एक ट्रक रायपुरा जाना पाया जा रहा है कि रायपुरा जाना था, दूसरा माधवनगर में, जिसकी तस्दीक एवं सत्यापन है तो तहसीलदार साहब मौके पर आए, मंडी सचिव पीयूष शर्मा जी, फूड अफसर के.एस. भदौरिया जी, नान के लोग आए और साथ ही वेयर हाउस कॉरपोरेशन से भी लोग आए। धान की चेकिंग की जा रही है, सैंपल लिए गए, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जलवायु परिवर्तन की तरह ही गंभीर समस्या के रूप में तेजी से उभार आ रहा है। एंटीबायोटिक दवाएं जब रोगाणुओं पर बेअसर हो जाती हैं, उस स्थिति में रोगाणुओं का खत्म करना मुश्किल हो जाता है। इसका मुख्य कारण एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग, एक साथ कई एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, एंटीबायोटिक दवाओं का निर्धारित मात्रा में कम डोज या कम दिन तक सेवन, अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। इसके अतिरिक्त पशु और कृषि के क्षेत्र में भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए पूरे विश्व भर में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पूरे विश्व में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक के कारण 7 लाख मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। यदि इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आंकड़ा वर्ष 2050 तक 1 करोड़ प्रतिवर्ष पहुंच सकता है। वर्तमान में उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त निजी चिकित्सालय और दवा विक्रेताओं को भी इस अभियान में सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने एम्स भोपाल और ICMR के सहयोग से एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस में कमी लाने के उद्देश्य से हर स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए जिलों और ब्लॉक के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा इस एक्शन प्लान में अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट की उचित प्रबंधन पर निगरानी संबंधित बिंदु और फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा जल और जमीन के प्रदूषण के लिए निगरानी संबंधित बिंदुओं को शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि इस भयावह दलदल से कैसे निजात मिलेगी। कटनी जिला ब्यूरो, शकील खान। एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है एक अनियंत्रित उपयोग कहना चाहिए, तो इससे काफ़ी कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है एंटीबायोटिक के प्रति, और चूंकि अभी नई एंटीबायोटिक्स है ना, आविष्कार करना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबे रिसर्च के बाद भी। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो हमारे पास एंटीबायोटिक हैं हम उनको बचा के रखें, और जब कोई जीवन पे संकट हो उस समय पे उन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करें। तो इस बारे में जागरण था। और दूसरा जो एक विषय है कि कोविड काल में जो अभी 3 मुख्य सावधानियां बोली जाती रही हैं, सुरक्षित दूरी 2 गज या अधिक, मास्क का प्रयोग या और दोनों, हैंड वॉश, हाथ को बार बार धोना, साबुन से ही धोए, हैंड रब की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 3 चीज़ों से हम कोविड को दूर रख सकते हैं। लेकिन ये कोविड अकेले को नहीं, बाकी सारी बीमारियों को भी दूर रखता है। जो पेट के रोग हैं, जो सांस के रोग हैं,
या अन्य रोग हैं उनको भी दूर रखता है। तो हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं कि इन्फेक्शन मिनिमम हो, और जब हमें ज़रूरत हो तो हम चिकित्सक के ऊपर छोड़ दें कि वो हमें कौन सी एंटीबायोटिक देना चाहता है, और मेरे ख्याल से वो आपके फेवर में सही निर्णय ही लेगा। सर, एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि जो दूसरे लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि दवाइयों का डोज कितना होता है। दवाई का नाम सुन के दवाई परचेज कर लेते हैं और ले लेते हैं। जी, ये ओवर द काउंटर जो परचेज है ये निश्चित रूप से हम लोग है ना इसके फेवर में नहीं है। हम लोग जो रिकमेंडेशंस बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक कुंवर बादशाह सिंह ने अभियान शुरू किया है। इस मामले को लेकर घंटाघर स्थित यादव कंपाउंड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में शिव कुमार यादव, कमलेश यादव, बल्लू यादव, जावेद सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। कुंवर बादशाह ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा है। यहाँ की युवा और अन्य लोग आज भी पलायन के लिए मजबूर हैं। हजारों करोड़ का राजस्व देने वाला और खनिज तत्वों से परिपूर्ण क्षेत्र आज भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए अलग राज्य का होना नितांत आवश्यक है। पूर्व में राज्य बनाने मुहिम चलाई गई थी, लेकिन एक जन आंदोलन नहीं बन सका। अब प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया जा रहा है। इसके लिए कई जिलों और प्रदेशों में अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाए जाने की मांग उठ चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन जिला आदि को शामिल करने की मांग की जा रही है। कटनी जिला ब्यूरो शकील खान की रिपोर्ट। बात करता हूँ, मेरे बारे में उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं, सब बताते हैं। हमारा तो कहना ये है कि हमने आपको बताया नहीं कि दूसरे लोग राज्य मांग रहे, हमारा राज्य था, उसकी राजधानी दी और 9 साल चला, इसके बाद वो तोड़ दिया गया और हमारी स्थिति ये आ जाती कि सबसे ज्यादा राजस्व तो हम लोग दे रहे हैं। हीरा तक है हमारे यहाँ, राज फास्फेट है, लोहा है, चूना है, डोलोमाइट है, बालू है, 30-40 बड़े बड़े बांध हैं, पानी देने वाली सदाबहार आधा दर्जन से ज़्यादा नदियां हैं, 200 से ज़्यादा ऐसी दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियां हैं जिनकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय देते हैं। कि जो समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे सामान हम लोगों ने जंतर मंतर में दिल्ली में साथ धरना भी दिया है। 5 संगठन थे, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बुंदेलखंड इंसाफ सेना, चौधरी अजीत सिंह जी। कटनी सेंट्रल वेयर हाउस में आज किसानों के धान निरस्त हो जाने पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। किसानों का कहना है कि धान की कटाई हार्वेस्टर से कराई जाती है। प्रतिवर्ष इस वर्ष धानों की खरीदी केंद्रों में नए नियम का हवाला देकर धान खरीदी नहीं कर रहे हैं। सर्वेयर का कहना है कि सरकार के आदेशानुसार सिर्फ 1% धानों में चावल होने की खरीदी पर केंद्रों में सैंपल पास किए जाएंगे। किसान जो अपनी फसल को ट्रैक्टर में लादकर शहर मंडी तक भाड़ा देकर लाए हैं, जब उनकी धान खरीदी केंद्र से निरस्त कर दी जा रही है, जो कि सरासर गलत है। विगत वर्ष तक ऐसा नहीं रहा। अब सरकार और कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, किसानों का आरोप है कि धान जो निरस्त हुई उसमें यदि छन्ना और पंखा का तक का इंतजाम नहीं, ताकि किसान छन्ना से धान में से चावल अलग कर सके। जो छन्ना दिया जा रहा है उसके पैसे ले रहे हैं। खरीदी केंद्र प्रभारी से जब इन समस्याओं से अवगत कराया गया तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि किसान आरोप सामने लगा रहे थे। यही नहीं, जमीन पर धान उतारने के लिए तिरपाल और पन्नी का व्यवस्था नहीं किया गया। किसान अपने ही बोरों को बिछाकर धान गाड़ियों से उतार कर रखे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि किसान की कोई सुध नहीं ले रहा। सरकार के नियम किसानों को राहत कम, परेशानी में ज्यादा डाले हुए हैं। किसानों के धान सैंपल को फेल कर यही धान व्यापारी उनके घरों गांवों से मनमाने रेट कम दाम पर खरीद सकेंगे और किसानों का शोषण व्यापारी करेंगे। इस व्यवस्था से किसानों का भला न होकर व्यापारियों का भला होने वाला है। आज 250-300 कुंटल धान मात्र 4 किसानों का सैंपल निरस्त हुआ है। अभी अन्य किसान लाइन में लगे हैं। देखना होगा कि यही नियम जारी रहा तो धान खरीदी केंद्र में बवाल होगा। जो किसान इससे परेशान है। कटनी जिला ब्यूरो शकील खान की रिपोर्ट। और किसी की कीमत नहीं है। हेलो, कितना पैसा लेते थे? 30% सब लेते रहे हैं पैसे। कौन लेता था? यही जो तौलते हैं, जो वो करते हैं। अभी भी ले रहे हैं। अभी तो पोजीशन अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने नहीं हुआ। बाकी जो गत वर्ष निकल गया, मतलब उन्हीं की सिंगल कदर है और यहाँ पर किसी की कदर नहीं। आज किसानों के जो धानों का जो सैंपल था निरस्त किया गया, कितने क्विंटल, कितने टन कैंसिल किया गया? अभी तो सर्वे जांच कर रही है। अभी जांच कर ले फिर बताता हूँ। अभी कितने लोगों के हो गए हैं? अभी शायद अभी अब किसी की निरस्त नहीं हुआ। हाँ। अभी तक किसी की निरस्त नहीं हुई। सबकी जांच चल रही है। सबकी जांच चल रही है। अभी तक किसी की निरस्त नहीं। क्या व्यवस्थाएं लगाई गई है यहाँ पर? क्या की व्यवस्था? किसानों के लिए किसान से लेकर और भाई धान यहाँ पर लेके आ रहे हैं। हाँ। रख रखाव की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? अब रख रखाव की व्यवस्था यही है,
कि लाए किसान रखेगा और पास होगा तब तोलेंगे। गंदगी में आप लोग वहाँ धान रखवा रहे हैं, वहाँ अभी आप गीली हो जहाँ पे जाएगी। खड़े हैं, कहाँ? आप जहाँ पे खड़े हैं, हाँ जस्ट पीछे गड्ढा है, पानी कीचड़ भरा हुआ हाँ, है। हाँ। यही धान किसानों की गीली होगी। नहीं तब वो आप रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर देंगे। नहीं वो तो नुकसान किसका वो होगा? कैंसिल नहीं होती, वो तो अब अभी धान खत्म, अभी तोल लेंगे हम। अच्छा, वो ये पास होगी तो तत्काल तोल लेंगे, गीली होने का प्रश्न नहीं है और तत्काल अंदर हो जाएगी। पांडे जी, ये किसानों का कहना है गीले कारण धान कैंसिल नहीं हो रही, केवल जो धान कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो रही है, सुनो तो, पक्की धान हाँ cancel नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, ऐसा ट्रैक्टर से नहीं, जो केवल क्या है धान कि अभी जो शासन के नियम आए हैं, जो क्या नियम है? ये जो सर्वेयर भेजे गए हैं 4, उनको नियम दिए गए हैं 1% चावल लेना है। अब हार्वेस्टर कटिंग जो है तो उसमें किसी में 2%, 2.5% आ रहा तो उसके लिए कोई छन्ना करवा रही ऐसी पांडे जी, छन्ने की बात अगर आपने कहा हाँ, तो छन्ना किसानों द्वारा जो इस्तेमाल किया जा रहा था, पैसा लिया जा रहा, ऐसा क्यों? या तो ये क्या नियम है शासन में कि पैसा लेके देना किसानों को? अब ये है कि किसान का है कि साफ सफाई करवा के लाए। अरे समस्या ये आ रही है साहब की, बताओ 1% मांग रहे हैं चावल और उसमें 4% 5% भाई अब हार्वेस्टर की कटी है। अब मशीनरी भी डालते हैं हम, उसमें गहाई करते हैं थ्रेसर में, उसमें भी 1% 2% चावल आता है। अब उसको क्या करें? इसके पहले भी जब आप लोग धान लेके आया करते थे तब तो कुछ नहीं रहा, ऐसे ही आती थी धान। इस वर्ष क्या अलग से कोई नियम बन गया? अब भाई अब ये नियम बन गए अलग से, ये नियम बना है। तो कितने किसानों को ऐसा यहाँ से धान को निरस्त किया गया होगा, उनका जान सैंपल? अरे सब कितने लोगों की? अभी तो आज 3 गाड़ी हुई फेल पास हुई, 20 किसानों में 4 गाड़ी पास हुई है, बाकी सब फेल। कहाँ से आए आप? मेरा चंद्रभान है, कहाँ से? खौरी की। कितने किसानों की धान को वो किया, रिजेक्ट किया गया? 4 किसानों को। मात्रा कितनी होगी, कितने क्विंटल? मात्रा होगी कम से कम 250-300 कुंटल के आसपास। जो किसानों की फसल है, इसमें अपरिपक्व जो बीज हैं उनकी प्रतिशत मात्रा हमें 3% है, वो 8.5% तक आ रही है। तो उसके लिए सफाई कार्य चल रहे हैं पीछे, और ये किसान है यहाँ, यह दिखाया। तो ये किसान है, इनकी जो फसल में 4.5 से 5% चावल आ रहा है, जो हमें 1% लेना है, इसलिए से यहाँ पर सफाई कार्य चल रहे हैं। ये जो छन्ने लगवा रहे हैं किसान लोग, ये कह रहे हैं इनसे भी पैसा इसका भी लिया जा रहा है, छन्ने का भी, तुलवाई का भी? नहीं, वो हम क्वालिटी कंट्रोलर, हमें क्वालिटी चाहिए जब माल अंदर होगा, वो तो सारी व्यवस्था उन्हीं की है। तो 1 क्विंटल में 1 किलो की छूट रहती है? हाँ, तो 1% हमारा FAQ में यदि चावल 1% आ रहा है तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे FAQ में जब चावल 4% आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल नहीं लेंगे। हम 1% तक ही चावल पास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए यहाँ छन्ने हैं, और पीछे सफाई कार्य के लिए कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। नाम बता दे। संकेत ठाकुर। किस पद पे हैं? क्वालिटी कंट्रोलर। कौन सा ये सेंटर है? ये सहकारी विपणन संघ है, CWC कटनी। आगर जिले के अध्यापक संवर्ग को 6वें वेतनमान की तीसरी किश्त भुगतान करवाने की मांग को लेकर आजाद अध्यापक संघ आगर जिला इकाई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आगर के अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जिले के सभी DDO आहरण संवितरण अधिकारियों को किश्त भुगतान के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया गया है। इस अवसर पर आजाद अध्यापक संघ आगर मालवा जिलाध्यक्ष रविंद्र मेड़ा, प्रांतीय संगठन मंत्री डैनी सूर्यवंशी, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष आगर धर्मेंद्र सिंह बूरे, जगदीश भिलाला, ब्लॉक अध्यक्ष बड़ौद दयाराम चौहान, जिलाध्यक्ष गुरुजी संघ राधेश्याम मेवाड़ा, नारायण चरण उपस्थित रहे और सभी साथी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से पालन किया गया। आगर मालवा से भगवान सिंह कटारिया की रिपोर्ट। आज हमने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 6ठे वेतनमान की जो अध्यापक संवर्ग, जो अब नवीन शिक्षक संवर्ग है, उनको 6ठे वेतनमान की तीसरी किस्त जो अप्रैल 2020 में भुगतान की जानी थी, जो अभी तक भुगतान नहीं की गई है, उसकी भुगतान करवाने के निर्देश देने के लिए हमने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि हमें जो 6ठे वेतनमान के एरियर की 2 किस्तें हमें मिल चुकी है, किंतु तीसरी किस्त कोरोना काल के कारण हमें भुगतान नहीं की गई थी, तो शीघ्र से शीघ्र हमें 6ठे वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाए, इसलिए हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया।
स्थानीय नगर में सेन समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सेन समाज के अध्यक्ष पद पर संतोष परिहार और युवा सेन समाज के अध्यक्ष पद पर संजय चौहान को सर्वानुमति से बनाया गया। कि बैठक में सेन समाज के पदाधिकारी और समाजजन ने उपस्थित होकर ये निर्णय लिया कि सेन समाज के उत्थान के रूप में हमेशा से समाज के लिए समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। बैठक में सभी समाजजन मौजूद रहे। बैठक का संचालन दिलीप चौहान द्वारा किया गया। मंदसौर से ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। सर्वप्रथम विद्या बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ मैं, और बालाजी महाराज को भी प्रणाम। आज सेन समाज की नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया था। यहाँ पे समाज के सभी बंधु और उपस्थित हुए थे, जिसमें नगर अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलूँगा और हर व्यक्ति के लिए उनके आवश्यकता अनुसार उनका कार्य करने की पूरा प्रयास करूँगा। समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे भी वह कंधे से कंधे साथ मिलाकर और मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा सहयोग करें। मैं पुनः सभी सेन समाज के शामगढ़ के सभी बंधुओं को का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे जो महत्वपूर्ण दायित्व दिया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जो मेरी कार्यकारिणी बनेगी, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे मुझे समय समय पर अपना मार्गदर्शन दें और मेरे साथ रहकर अपने कार्य को अंजाम दें। जय सेन जी महाराज। क्या नाम आपका? संजय चौहान। यहाँ पे आज हमारे कम से कम 40-50 साल पुरानी जो पेंडिंग फिल्म चल रही थी हमारा सेन समाज की, जो आज हमारा गठन हुआ है, तो समाज में मेरे को अध्यक्ष बनाया है। और मैं जो समाज ने मेरे को जो जवाबदारी दी है उसको मैं पूरी करूँगा। और समाज को जो पीछे जो समाज हमारी कई सालों से पिछड़ी हुई थी, अब हम उस समाज को मजबूत करने की क्षमता रखेंगे। और क्या नाम आपका? संतोष परिहार। चित्तौड़गढ़ जिले के गांव सावा राजस्थान में तुलसी विवाह संपन्न हुआ। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रस्त है, तो वहीं भारत भी इससे अधूरा नहीं रहा है। इसी को लेकर राजस्थान के गांव सावा में देवउठनी 11 पर तुलसी विवाह संपन्न हुआ, जिसमें चांदनी चौक से गणेश चौक होकर अर्जुन जोशी पत्नी गिरजा जोशी के यहाँ बड़ी धूमधाम से श्री चारभुजा जी की बारात आई और तुलसी विवाह संपन्न हुआ, जिसमें भगवान से विशेष प्रार्थना की गई कि कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को छुटकारा मिले, सभी स्वस्थ और सुखी रहे। इस अवसर पर आमजन सहित परिवारजन उपस्थित रहे। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में चोरों की सक्रियता पुलिस की मुस्तैदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जहां बीते रविवार शिक्षा कार्यालय में हुई चोरी की वारदात की तफ्तीश में जुटी टीम की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि चोरों ने एक और झटका देते हुए संगीत महाविद्यालय में भी सेंध लगा दी, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की जानकारी के बाद गोपालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 दिन के भीतर थाना अंतर्गत दूसरी वारदात के बाद पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मंगलवार सुबह जैसे ही संगीत महाविद्यालय का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो उसके होश उस वक्त उड़ गए जब प्राचार्य कक्ष सहित आसपास के कमरे के मुख्य द्वार पर लगा ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था, जिससे उन्हें परिसर में किसी अनहोनी का एहसास हुआ। जिसके बाद तत्काल पूरे मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी गई, जहां थाना प्रभारी FSL टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई और वारदात से संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। इस मामले में कॉलेज के प्रबंधक सुभाष कड़िया के मुताबिक बाउंड्री वॉल को पार कर चोर परिसर में प्रवेश किया है और उन्होंने प्राचार्य कक्ष सहित आसपास के कमरों को निशाने पर लेते हुए कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर और बैटरी चोरी कर ले गए हैं। खास बात तो यह है कि वारदात करते वक्त चोरों का ध्यान CCTV कैमरे के डिवाइस पर पड़ा ही नहीं और उससे कोई छेड़छाड़ भी नहीं होने की बात सामने आ रही है, जिससे इसकी संभावना जाहिर की जा रही है कि चोरों की हरकत कैमरे में दर्ज हुई होगी, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है। इस वारदात से तकरीबन 60,000 रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चोर उड़ा ले गए, जिसके संबंध में जांच जारी है। बहरहाल एक के बाद एक थाना अंतर्गत चोरी की वारदात सामने आने लगी है। अब पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था सवालों के घेरे में है, जहां पुलिस की मुस्तैद व्यवस्था के दावे पर शातिर चोर पानी फेरते नजर आ रहे हैं और बिना किसी खौफ के वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सर क्या है नाम? उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करके उसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर आए दिन तो थाने में दूसरी चोरी है। हाँ, ये लगातार मतलब शासकीय कार्यालय टाइप में दूसरी चोरी है, इसको पुलिस को संज्ञान में लिया है, उसमें जांच की जा रही है। खुरईनगर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का भव्य स्वागत किया गया।
कार्यक्रम में मंत्री श्री सिंह ने 534.34 लाख राशि से बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण कार्यों का भूमि पूजन, 295.86 लाख के मॉडल रोड का भूमि पूजन, भगवान दास चंदेल वार्ड में 28.44 की माध्यमिक शाला, 16.66 लाख लागत की प्राथमिक शाला और 64.86 लाख से स्टेडियम बाउंड्री वाल निर्माण का भूमि पूजन किया गया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, उस योजना में AHP के अंतर्गत हमने 835 आवासों का निर्माण स्वीकृत कराया था, जिसका कार्य बहुत तेजी से हुआ था। बीच में 1.25 साल कांग्रेस सरकार में इनका कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद जैसे ही फिर से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी और मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया, तत्काल हमने इस कार्य को फिर से प्रारंभ कराया। आवासों के निर्माण के लिए तत्काल 3.25 करोड़ की राशि जारी कराई, जिससे इन आवासों का कार्य तेज गति से हो सके। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल अस्पताल जाने वाली सड़क संकीर्ण थी, इस सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। हमारा खुरई नगर सुंदर हो, स्वच्छ हो, व्यवस्थित हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आज 2 स्कूलों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जा रहा है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अभी तक 324 लोगों को आवास मिल चुके हैं और इस माह में 50 हितग्राहियों को और आवास दे देंगे। बाकी बचे आवास मार्च 2021 तक के सभी हितग्राहियों को दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर मार्च 2021 तक सभी 835 हितग्राहियों के पास अपना खुद का मकान होगा। खुरई से खास रिपोर्ट सौरभ। लगभग 10 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हुआ है। जो हॉस्पिटल वाला रास्ता है, 2 करोड़ की लागत से उसको फिर से बना रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। 6 करोड़ की लागत से तालाब बना रहे हैं, फिर से उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और लगभग 1 करोड़ की लागत से जो मैदान है वहाँ पर स्टेडियम बाउंड्री वॉल बन रही है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास में आज 40 लोगों को उसका चाबी उनको सौंपी है। इस तरह से शहर के विभिन्न विकास कार्यों का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम था और आगे की भी जो विकास की योजना है उसको लेकर शहर के सभी गणमान्य जनों के साथ बैठक हुई है। उनके सुझाव के आधार पर आगे नगर के विकास की दृष्टि से जो और आवश्यक होगा वो हम लोग करेंगे।